अस्सलाम वालेकुम। पीएनवाई ग्रुप ऑफ कंपनीज से मैं हुस्ना खान आज फिर हाजिर हूँ एक नए गेस्ट और एक नए टॉपिक को लेके। पीएनवाई ग्रुप ऑफ कंपनीज कंसिस्ट ऑफ वेरियस एंटिटीज व्हिच इंक्लूड पीएनवाई ट्रेनिंग, पीएनवाई एडवर्टाइजिंग एंड पीएनवाई पिंक. PNY Training is Pakistan one of the best IT training institute which provide training in the field of digital media marketing, website development, graphic designing, then media production, linguistic, and various management courses. We have a facility of online and both physical classes. So if anyone want to learn the most demanded skill in the market, they contact PNY training representative. And the other entity are PNY advertising, especially in which we are providing consultancy to the various business who want to advertise their business both on the social media platform or offline, so they can contact advertising team. Then PNY Pink is specially designed for the female who want to pursue their career in the field of IT or a makeup, so they may contact PNY Pink team. आज के जो हमारे गेस्ट है, सबसे पहले मैं उनका वेलकम करना चाहूंगी जिन्होंने हमें जो है पाकिस्तान से बाहर सऊदी अरब से ताल्लुक है, उन्होंने हमें अपना वक्त दिया, अपना टाइम दिया, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर। तो उस्मान साहब को वेलकम करूंगी। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक्स हुस्ना, थैंक्स पीएनवाई ट्रेनिंग। इट्स बीइंग ऑनर टू स्पीक फ्रॉम योर प्लेटफॉर्म। We are also very honored to have you as a today guest. अच्छा, अगर हम उस्मान साहब की बात करें तो माशाल्लाह उस्मान साहब का काफी ज्यादा वास्ट एक्सपीरियंस है। इस वक्त वो जो है काफी अरसे से काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंडस्ट्री का ओवरऑल काफी वास्ट एक्सपीरियंस है। अब जो है सीआरएम के अंदर जो है डील कर रहे हैं और एक बड़ी अच्छी कंपनी जो सऊदी अरब के अंदर है उसके अंदर ये एज अ मैनेजर काम कर रहे हैं और काफी ज्यादा इनका एक्सपोजर है। तो उस्मान, सबसे पहले तो टॉपिक की तरफ तो हम चलेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपसे आपकी स्टोरी जानना चाहेंगे कि कैसे आपने शुरू किया, क्योंकि हर बंदे की कोई ना कोई स्टोरी होती है और उसका एक अपना स्ट्रगलिंग पाथ होता है। तो प्लीज पहले आप हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर करके कैसे आज अल्लाह ताला ने जो आपको कामयाबियां अता किया, किस तरीके से आई, क्या आपकी लाइफ की स्ट्रगल थी, क्या आपके लिए टफ सिचुएशन में स्ट्रेंथ थी आपके लिए, तो प्लीज आप हमारे साथ शेयर करें। हाँ जी, ज़रूर। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं लकीस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड हूँ कि मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था जब मैं अपना सेकेंडरी स्कूल फिनिश किया था, यानी कि पाकिस्तान में जिसे हम मैट्रिक कहते हैं। जब वो मैंने ख़त्म किया था तो मैंने अपने फादर को उनके फैमिली बिजनेस में ज्वाइन कर लिया था। तो वो एक अच्छे स्केल पे बिजनेस था। वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे, होलसेलर थे, मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर थे। तो मैंने बिल्कुल स्क्रैच से वहाँ से स्टार्ट किया। यानी दे पुट मी इनटू द रिवर टू लर्न द स्विम बाय माई सेल्फ। यानी ऐसा नहीं था कि मैं जाते ही ऑफिस में बैठ गया। उन्होंने मुझे ग्रॉस रूट लेवल से उन्होंने मुझे हर चीज से गो थ्रू करवाया। उससे मुझे फायदा ये हुआ कि मुझे बहुत से जो एस्पेक्ट्स हैं इंडस्ट्री के उनके ऊपर मुझे ग्रिफ्ट हासिल हुई, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग है, पीपल मैनेजमेंट है, प्रोक्योरमेंट है, रॉ मटेरियल है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ डीलिंग है। ये सारी चीजें मैंने अपने उस टेन्योर के दौरान सीखी। तो वो चीजें जो थी, और बिसाइड आई कंटिन्यूड माय स्टडी एज वेल, और मैंने एमबीए भी किया। मैंने यूसीपी से एमबीए भी किया है, प्रोफेशनल डिग्री भी है मेरे पास। तो ये साथ साथ चलता रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने वहां से लर्न किया अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से, तो उसने मुझे थ्रू आउट ना सिर्फ मेरी स्टडी ड्यूरेशन के दौरान, और जब मैं अब्रॉड आ गया उसके बाद फिर मैं अब्रॉड मूव हो गया 2012 में। तो मैंने यहाँ से एक लीडिंग टेलीकॉम कंपनी है, उसमें सीआरएम की एक छोटी सी ब्रांच है, वहां से स्टार्ट किया। तो क्योंकि सीआरएम एक बहुत बड़ी फील्ड है, वी विल डिस्कस इट लेटर। तो उसके बाद फिर मैं अदर एक और टेलीकॉम ऑपरेटर है, उन्होंने मुझे उससे अच्छी पोजीशन ऑफर की, तो मैं वहां पे मूव हो गया। तो स्टोरी तो मेरी बहुत बड़ी है, इस पे पूरा सेपरेट हो सकता है, लेकिन आपको कट शॉर्ट मैंने बता दिया। लेकिन फिर भी देखें, आपने जो जब एक मेरा वैसे क्वेश्चन है कि आपने जब अपने फैमिली बिजनेस से ओपेट किया, जॉब की तरफ आना, पाकिस्तान से बाहर आना, तो ये तो रेजिस्टेंस आती है, क्योंकि जिनका बैकग्राउंड बिजनेस से होता है उनके बच्चे जॉब की तरफ आए तो थोड़ी सी रेजिस्टेंस वगैरह आती है। तो आपके लिए किस तरह से रेजिस्टेंस और इस तरीके से सब कुछ छोड़ के माशाल्लाह इस वक्त आप काफी अच्छा काम कर रहे हैं और सीआरएम जैसी फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं जिसका आजकल दुनिया में काम ही सिर्फ सीआरएम का है। तो किस तरीके से आपने सीआरएम की तरफ आप कैसे आए? देखें,
ये इजी नहीं होता। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो, आपको पता हो कि आपके पास एक एसएमबी है जहाँ पे 150 to 200 एम्प्लॉयज आपके पास काम बिल्कुल कर रहे हैं, तो फिर बिल्कुल आपने खुद जाके किसी के नीचे काम करना है, ये इजी नहीं बिल्कुल होता। बट बिल्कुल हाउ एवर आई यूज टू मैनेज इट, बट वो चीज़ जाती नहीं है जो आपके अंदर होती है, या आपके लिए हेल्पफुल भी होती है काफ़ी बार आते हैं, क्योंकि आपको बहुत सी चीज़ों का पता होता है कि कंपनीज हम्म, कैसे रन करती हैं। तो या सीआरएम में जब मैं आया, मुझे मेरे पास एक्सपीरियंस ने बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे भी एक ये बूमिंग इंडस्ट्री है, अभी ये यहाँ पे नरिश हो रही है, डेवलप हो रही है, बिल्कुल लेकिन जो बिल्कुल मेरा बिल्कुल पास एक्सपीरियंस था उसने मुझे बहुत हेल्प किया यहाँ पे उन चीज़ों को डेवलप करने में। माई एफर्ट्स टू पुट माई एफर्ट्स टुवर्ड्स द कंपनी ग्रोथ एंड देयर विजन एंड मिशन एटसेट्रा। ओके। इसी के साथ हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक भी सीआरएम से रिलेटेड ही है कि व्हाई नाउ सीआरएम इज अ बैकबोन फॉर एवरी बिजनेस। तो मैं अपनी ऑडियंस से कहना चाहूंगी कि अगर आपके किसी भी तरह के सवाल हैं या कोई भी आप इंफॉर्मेशन चाहते हो, आप कमेंट सेक्शन में हमसे सवाल पूछ सकते हैं। उस्मान साहब उसका आंसर करेंगे। उस्मान साहब, सीआरएम बेसिकली सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि सीआरएम होता क्या है, और इसके क्योंकि हमारा टॉपिक भी ऐसा है कि क्यों अब ये एक बैकबोन कंसिडर किया जाए, तो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं कि प्लीज आप हमारी ऑडियंस को बताएं, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं पाकिस्तान के अंदर अभी ये चीज आहिस्ता 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 आ रही है, लेकिन जैसे आपने कहा कि ये बहुत ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है और बहुत ज्यादा फ्लरिश होने वाला काम है और आगे इसी का यही आएगी। तो आप हमें शुरू से हमारी ऑडियंस को बताएं कि सीआरएम क्या है, इसमें किस तरह का करियर है, क्यों ये बिजनेस के लिए अब एक बैकबोन कंसिडर की जा रही है। तो प्लीज आप हमारे साथ शेयर करें वन बाय वन देखिए, चीजें। I will try to summarize it because we have time limitation as well, and if I will start on speaking on these things, maybe 4 to 5 hours are even not enough. या लेकिन मैं हाई लेवल, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, एक स्ट्रेटेजिकल एस्पेक्ट है और एक टेक्निकल एस्पेक्ट है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इसको समराइज करूं और जितना मैं मैक्सिमम नॉलेज डिलीवर कर सकता हूं वो करूं। जी जी सीआरएम एक्चुअली होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, दिस इज एब्रीविएशन ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब इसका कॉन्सेप्ट ये है कि पहले तो ऐसा होता था कि जो ट्रेडिशनल सेल्स चलती थी कि कस्टमर आया, उसने कंपनी से कुछ परचेज किया और वो चला गया, दैट्स ऑल, उसका रिलेशन कंपनी के साथ खत्म हो जाता था। लेकिन जैसे जैसे मार्केट जो था कंपेटिटिव होती रही, सैचुरेटेड होती गई, और कस्टमर को जब अवेयरनेस आ गई, सोशल मीडिया के थ्रू आप कह लें या कंपेटिटर्स के थ्रू जब अवेयरनेस आ गई, तो उसके बाद अब कंपनीज के लिए ये बहुत जरूरी हो गया था कि वो अपने कस्टमर्स के साथ ऐसा रिलेशन बनाएं कि कस्टमर उनके साथ लॉयल रहे। तो उसके बाद स्पेशली अब जब कोविड के बाद ये सीआरएम की जो फील्ड है ये बहुत फ्लरिश कर रही है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में कंपनीज को इस चीज की शिद्दत से जरूरत महसूस हो रही है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं या जो हमारे से चीजें परचेज कर रहे हैं और वी आर नॉट गिविंग एनीथिंग बैक टू देम, वी शुड डू समथिंग फॉर देम। सो सीआरएम मेनली ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं, मेन एस्पेक्ट्स हैं। अगर आपने सीआरएम को समझना है तो अगर आप इन चीज़ों को स्टडी करेंगे तो आप पूरा सीआरएम समझ सकते हैं। और जो मैं आपको बताऊंगा वो ईच एंड एवरीथिंग इज सेपरेट एंटिटी। फॉर एग्जांपल सीआरएम मेनली, इसमें कस्टमर एक्सपीरियंस आ जाता है, कस्टमर एक्विजिशन आ जाती है, कस्टमर लॉयल्टी आ जाती है, कस्टमर इंगेजमेंट आ जाती है, कस्टमर रिटेंशन आ जाती है, बिजनेस प्रोसेसेस आ जाते हैं, अकाउंट मैनेजमेंट आ जाती है। ये कुछ मेन चीजें हैं जो मिलके सीआरएम बनाती हैं। अब ये मैंने आपको बता दिया स्ट्रेटेजिकल पार्ट। अब आ जाते हैं आईटी की तरफ या टेक्निकल पार्ट की तरफ। ये जितने एस्पेक्ट्स मैंने आपको गिनवाए हैं, इनको रन करने के लिए या इनको प्रॉपरली डिलीवर करने के लिए हमें बकायदा कुछ प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे एवरीथिंग जो है ऑर्गेनाइज्ड हो, एक अच्छे मैनर में हो, जहाँ पे प्रॉपर कस्टमर का जो डाटा है वो एंटर हो रहा हो, उसको बकायदा उसको रिकॉर्ड किया जा रहा हो, उसका बकायदा एक रिकॉर्ड हो जिसकी उसके बाद फिर आप रिपोर्ट गेन्स कर सकें, उन रिपोर्ट की बेस के ऊपर आप फ्यूचर प्रेडिक्शंस कर सकें कि आपके कस्टमर का मिजाज क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, वो किस किस्म का बाइंग बिहेवियर उसका क्या है, वो कैसे स्पेंड करता है, कितना स्पेंड करता है, कितनी बार स्पेंड करता है, उसका बास्केट साइज आपके साथ क्या होता है। तो इस बेस के ऊपर ये सारी चीजों के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल बैकग्राउंड या आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होना आपके पास बहुत जरूरी है। तो कमिंग बैक टू द स्ट्रेटेजिकल पार्ट, बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो जो मैंने आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स गिनवाए हैं, जैसे कस्टमर एक्सपीरियंस मैंने गिनवाया। कस्टमर एक्सपीरियंस इन शॉर्ट क्या होता है कि आप पूरा कस्टमर जर्नी डिजाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एक मॉल है, आपके पास एक मॉल है,
और उसके अंदर आप डिफरेंट चीजें जो हैं वो सेल कर रहे हैं, तो आपने उसके एक पूरा कस्टमर जर्नी ड्राइव जो है डिफाइन करना है कि कैसे कस्टमर आपके मॉल में स्टेप इन होगा, वो पहले पहले स्टेप पे उसके साथ क्या होगा, और उसकी स्कैनिंग कैसे होगी, उसके बाद वो एंटर कैसे होगा, फिर उसका शॉपिंग एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए, उसके बाद जब फिर वो पेमेंट करेगा वो क्या होना चाहिए। ठीक है, इसको सबको हम कस्टमर एक्सपीरियंस कहते हैं, यानी टिल कस्टमर एंटर एंड टिल एक्ट, यानी डिफरेंट, इट वेरीज फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, यानी मॉल्स के लिए और होगा, और हो सकता है कि आपकी किसी और फील्ड में काम कर रहे हो उसके लिए डिफरेंट होगा, बट इट इज अ की फैक्टर फॉर एनी ऑफ द कंपनी टू डिजाइन अ वेरी गुड कस्टमर एक्सपीरियंस। अगर आप एक अच्छा और फ्लॉलेस कस्टमर एक्सपीरियंस डिजाइन करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप बहुत सारी कॉस्ट अपनी जो है वो कम कर लेंगे या रिड्यूस कर लेंगे। भाई जी, सीआरएम के लिए अब सारी कंपनियां एक सेपरेट बजट रखती हैं, ठीक है, और वेरी ह्यूज बजट दे आर साइनिंग फॉर दी सीआरएम एक्टिविटीज। उसके बाद कस्टमर एक्सपीरियंस के बाद आ जाते हैं हम लॉयल्टी के ऊपर, कि ये लॉयल्टी क्या है। इसके लिए डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट काम करती हैं। अब लॉयल्टी के लिए डिफरेंट कंपनीज जो हैं आजकल डिफरेंट लॉयल्टी प्रोग्राम्स जो हैं वो लॉन्च करती हैं। अब वो लॉयल्टी प्रोग्राम भी फिर कस्टमर टू कस्टमर वेरी करता है, कस्टमर उसके अंदर कस्टमर सेगमेंटेशन होती है, कस्टमर क्लासिफिकेशन होती है, फिर उसके बाद आप डिफरेंट ऑफरिंग्स करते हैं। मतलब कस्टमर आपके साथ, अगर आप रिटेलर हैं तो कस्टमर आपके साथ जब परचेजिंग करते हैं तो आप उनको बोनस पॉइंट्स देते हैं, उनको बिल डिस्काउंट देते हैं, उनको अपग्रेड देते हैं, या डिफरेंट आप इवेंट्स रखते हैं या ट्रेनिंग्स करते हैं। बहुत बड़ा है कॉन्सेप्ट है इसके लिए। तो इस लॉयल कस्टमर, जब आप देखें आज का दौर ऐसा है कि कस्टमर, हर कस्टमर ये चाहता है कि मुझे कंपनी एक्स्ट्रा अटेंशन दे। बिल्कुल। अब ऐसा नहीं है कि आप, अगर आपके एक कस्टमर आया उसको, अब तो मार्केट इतनी सैचुरेटेड, सोशल मीडिया के थ्रू इतनी अवेयरनेस है कि कस्टमर अगर एक मॉल में वॉक इन करता है, वहां उसके साथ कुछ बुरा होता है तो वो फौरी वीडियो बनाता है और अपलोड कर देता है। और ये एक डिजास्टर है बिजनेस के लिए। अगर एक कस्टमर ऐसा करता है तो 1 एंग्री कस्टमर विल टेक मे बी 70 कस्टमर्स विद हिम। तो ये लॉयल्टी के एस्पेक्ट्स, या फिर लॉयल्टी के लिए भी फिर ऐसे ही होता है कि लॉयल्टी के लिए बाकायदा आपको प्लेटफॉर्म डिजाइन करने पड़ते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपके कस्टमर्स का डाटा ऑटोमेटिकली जो सा है रिकॉर्ड हो रहा हो, उसके बाद आप उनकी बेस के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू डाटा साइंस का इसमें बहुत बड़ा अमल दखल है। आजकल किसी भी बिजनेस के अंदर डाटा साइंस जो है वो आप समझ लें कि एक कंपलसरी चीज है। आप चाहे एक छोटा सा बिजनेस भी कर रहे हैं, अगर आप इसको एक बड़े लेवल पे या अच्छे लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो आपके पास एक डिपार्टमेंट डाटा साइंस का जरूर होना चाहिए। और ये एक की फैक्टर भी है सीआरएम का। ठीक हो गया। तो इसके लिए फिर आपको आईटी के अंदर अपने अच्छे प्लेटफॉर्म आपको डेवलप करने पड़ेंगे, जिसके थ्रू आप अपने कस्टमर्स की डिटेल डाटा हर चीज एक्सेस कर सकें, या फिर आप उनके लिए कस्टमाइज ऑफर्स बना सकें ताकि कस्टमर आपके साथ लॉयल रहें। अगर कस्टमर आपके साथ लॉयल रहेगा तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कस्टमर रिटेंशन, कि अगर आपने, ठीक है, आपका कस्टमर आपके साथ लॉयल है, उसके बाद लॉयल्टी का आपको फायदा ये होगा जब कस्टमर आपके साथ अगेन दोबारा से दोबारा आपके साथ स्पेंड करेगा, आपके साथ इंटरेक्ट रखेगा या आपके साथ रिटेन रहेगा। ये ना हो कि वो लॉयल तो है लेकिन वो परचेजिंग करने के लिए कहीं और जा रहा है, उसका कोई फायदा नहीं है। So the customer, he should have in order to being loyal, you will get the benefit when he will come to you and he will do some purchasing or some regular visits to your stores, etc. Whatever is your business. Yeah. It varies from B2B and B2C. Yani if you are into B2B business, definitely the customer experience, loyalty campaigns and everything will be separate than the B2C. Yeah. So अगर हम आगे फिर रिटेंशन पे आ जाए, वो भी ऐसे ही है कि उसके अंदर आप डिफरेंट कैंपेन्स कस्टमर्स के लिए रन करते रहते हैं टाइमली मैनर के ऊपर, कोई ऑफर्स देते रहते हैं उनको। वो आपके पास जब कस्टमर का एक डाटा आपके पास एक डाटाबेस होता है तो फिर आप उनको मैसेजेस करते रहते हैं, स्पेशल या कस्टमाइज्ड ऑफर्स आप उनको देते हैं। उसके बाद फिर ऐसे ही आगे आ जाता है बिजनेस प्रोसेसेस एक आल्सो वेरी की फैक्टर। अगर आप ये सब कुछ डेवलप कर लेते हैं लेकिन आपके बिजनेस प्रोसेसेस स्ट्रांग नहीं है, यानी कि जो आपका बिजनेस प्रोसेस ये भी एक की फैक्टर है, ये भी एक यानी कि बुनियादी चीज है किसी भी बिजनेस के अंदर। ठीक है, आपने कस्टमर एक्सपीरियंस भी डेवलप कर लिया, आपने कस्टमर एक्सपीरियंस के अंदर डेवलप कर लिया कि कस्टमर आएगा, आके शॉपिंग करेगा और ऐसे ऐसे वो ट्रॉली लेगा, फिर इस जगह पे वो घूमेगा और फिर चला जाएगा। लेकिन बिजनेस प्रोसेस का ये, अगर आप कस्टमर वॉक इन करेगा, अगर उसको ट्रॉली नहीं मिलेगी या आपका
जो एम्प्लॉय होगा जब वो एग्जिट कर रहा होगा उसको अच्छे तरीके से डील नहीं करेगा, या वो एम्प्लॉय ही अपने वहाँ पे जगह पे मौजूद नहीं होगा, तो इट्स द एग्जांपल ऑफ बैड बिजनेस प्रोसेस. So the voivod business process is also a key factor in order to keep your customer, or in this is a key factor of the CRM as well. तो ये कुछ मेन चीजें हैं जो CRM की है, मैंने हाई लेवल आपको बता दी हैं. डेफिनेटली ऑल ऑफ देम दे आर, जो IT है और जो स्ट्रेटेजिकल चीजें हैं ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं. यानी कि अगर मैं सिर्फ ये कहूँ कि मैं CRM को विदाउट द हेल्प ऑफ टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर और IT इंफ्रास्ट्रक्चर आई कैन रन, नो, दिस इज रॉन्ग. आई कैन नॉट रन अ गुड CRM विदाउट द हेल्प ऑफ द IT एंड टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके, अच्छा, जैसे आपने CRM की बात की और आपने उनके हमें बहुत से एस्पेक्ट बताए, मैं जानना चाहूंगी कि देखें बाहर के मुल्क जैसे आप सऊदी अरब में, और आप कहते हैं कि ह्यूज बजट्स भी रखे जाते हैं और चीजें उस तरीके से चल रही है. पाकिस्तान के हवाले से आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर कंपनी CRM की तरफ अब आ तो रही हैं, लेकिन अगर आ रही हैं तो किन चीजों की आपको लग रहा है कि अभी उनको ठीक होने की जरूरत है, या बजट जो अब उनके ऊपर आना चाहिए? और जिस तरीके से हमारी SMEs जो है पाकिस्तान के अंदर ज्यादा है और बहुत मतलब मेजर कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी के अंदर उनका, तो उनके अंदर वो लोग इस चीज को अब समझ रहे हैं. सोशल मीडिया की तो थोड़ी थोड़ी अब समझ आना शुरू हो गई है, और कोविड ने, जिनको नहीं थी उसने कोविड ने सिखा दिया. लेकिन CRM के एस्पेक्ट के हवाले से मैं जानना चाहूंगी कि पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से आप देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अभी भी कितनी जरूरत है कि लोगों को अवेयर किया जाए, बिजनेस कम्युनिटी को अवेयर किया जाए अबाउट द CRM एक्टिविटीज? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने. असल में पाकिस्तान में देखें एक प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में आप किसी भी बिजनेस के अंदर अगर आप सेपरेट एक किसी को कहें, आप देखें ना CRM है क्या, एक्चुअली इट इज द आफ्टर सेल सर्विसेज. क्या आपने अपने कस्टमर को जब आपने एक दफा उसको सेल कर दिया, बाद में आपने उसको कैसे कंट्रोल करना है. लेकिन हमारे पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है, या यूं कह लें कि एक ड्रॉबैक है, कि कंपनीज इस चीज को एज ए सेपरेट एंटिटी नहीं देखती. वो कहती हैं कि ठीक है सेल्समैन ने सेल कर दिया, अब ये उसी की जिम्मेदारी है, जब बंदा उसके पास आए वही उसको डील करे. सेल्समैन का काम ये नहीं है कि वो CRM का काम भी करे, आफ्टर सेल सर्विसेज भी सेल्समैन का काम नहीं है. ठीक है कि हद तक के कस्टमर को सेटिस्फाई करना, लेकिन बात चीजें ऐसी होती हैं जो फ्रंट डेस्क पे जो आपका ऑफिसर होता है ना, उसकी अथॉरिटी होती है ना, वो कर सकता है. तो ये अब कंपनियों को ये चीज समझने की जरूरत है कि देखें CRM में आप अगर बजट असाइन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू आर असाइनिंग 1 million फॉर द CRM एक्टिविटी, at the last you will gain the double or maybe triple than this budget as a profit from these activities. अभी तक कंपनीज का ये कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा कि हमें इस चीज के लिए सेपरेट एक बजट जो सा है डिफाइन करना चाहिए और डिपार्टमेंट बनाना चाहिए और ये एक्टिविटीज शुरू करनी चाहिए. लेकिन इन शॉर्ट जब अगर वो ये चीज को समझ आए तो ये बहुत बेनिफिशियल है. और ये आप सिर्फ यहाँ पर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो CRM एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके लिए प्रोफेशनल्स मिल नहीं रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर. अगर आप देखेंगे लिंक्डइन पर आप जाएं, आप जॉब्स की सर्च करें, आप CRM लिखें, आपको UK, US, कनाडा, KSA, UAE, आपको इतनी जॉब्स मिलेंगी कि उनको फिल करने के लिए प्रोफेशनल्स नहीं है. तो पाकिस्तान में भी ये एक इंडस्ट्री है. और पाकिस्तान तो स्पेशली देखें, कुछ बड़ी कंपनीज हैं, कुछ सेक्टर्स हैं, जैसे टेलीकॉम सेक्टर है पाकिस्तान में, वो इन चीज़ों पे तवज्जो देता है क्योंकि वो सब मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो ये चीज़ें दूसरी जगह पे प्रैक्टिस कर रही हैं, वो इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस को समझती हैं. तो इसलिए उन्होंने सेम अपने प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स अपने पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंट किए हुए हैं. और भी कुछ सेक्टर्स हैं बट लेकिन अभी जिस पैमाने पे उसको होना चाहिए उस पैमाने पर ये नहीं है. बिजनेसेस के लिए मेरा यही एडवाइस है कि वो इस चीज के ऊपर तवज्जो दें. ये उनके ना सिर्फ कि ये उनके कस्टमर लॉयल्टी इंक्रीज करेगा, कस्टमर एंगेजमेंट इंक्रीज करेगा, सेल्स भी इंक्रीज करेगा और मार्केटिंग कॉस्ट भी इससे कम होगी उनकी. तो वही कॉस्ट वो यहाँ पर एलोकेट कर दें. बिल्कुल. अच्छा, हमारे यहाँ पे एक थोड़ा सा ये एक समझा जाता है कि अगर हम किसी से हमने कोई चीज खरीदी, फर्ज करें कोई भी चीज खरीदी, जब हम उसको रिटर्न कराने जाते हैं ना, तो रवैया जो होता है ना स्टाफ का, वो बहुत बुरा होता है. पहले तो सबसे पहले उनकी कोशिश होती है कि इनको किसी तरीके से भगा दिया जाए, या अगर वो सुनते भी हैं तो वो उस तरीके से जमा करके रख लेते हैं, और उसके ऊपर बड़ी बहुत मुश्किल से कई कुछ लोग हैं जो रिटर्न्स दे देते हैं, कुछ लोग जो है वो लेके चीज वैसे ही पड़ी रहती है, वापस जाए तो वो
टालते रहते। तो ये इस तरह की प्रैक्टिसेस हैं हमारे सोसाइटी के अंदर, तो आपको क्या लगता है ये कितने ज्यादा ब्रांड को हर्ट करती है? और अगर सीआरएम हो तो कितना ज्यादा इफेक्टिवली, देखिए सीआरएम तो एक सिस्टम है लेकिन इसकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन लोगों के ऊपर कितनी मैटर करती है, या कंपनीज के मैनेजर या किन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस चीज को देखें? देखिए, ये चीज जो आप बता रही हैं ये भी सीआरएम के अंडर ही आता है, मार्केटिंग सपोर्ट के अंडर आता है। लेकिन मसला ये है कि आप फ्रंट पे जो डेस्क पे ऑफिसर खड़ा है, आप उसको इस चीज का इल्जाम नहीं दे सकते, बिकॉज ही इज नॉट द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, एंड ही इज नॉट इवनली डायरेक्टेड बाय हिज मैनेजमेंट दैट इफ समवन विल कम टू यू, यू हैव टू टेक द रिटर्न एंड गिव हिम द रिसीट। इवन उसके सिस्टम के अंदर कुछ वो नहीं है, यानी कि उसके सिस्टम के अंदर या ईआरपी के अंदर वहां पे रिटर्न का ऑप्शन ही नहीं है, तो वो क्या करे? वो उस गरीब का ये कसूर नहीं है। देखिए, ये तो सोशली भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और रिलीजियस भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि दीन भी यही कहता है कि अगर आप किसी को कोई चीज़ बेचते हैं तो अगर वो आपको वापस करने आ जाता है तो आप उससे ये वापस कर लें। और ये काफ़ी एग्जांपल्स हैं इवन कि जो लोग छोटे पैमाने पर इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हैं, दे आर अर्निंग द गुड प्रॉफिट, एंड जो एक्चुअली वो सीआरएम ही कर रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। बिल्कुल 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 नहीं, क्योंकि मेरा सवाल ये पूछना था कि बीइंग अ मुस्लिम हमारे तो यहाँ पे कहा जाता है कि नापतोल नहीं करना चाहिए, या अगर कोई चीज हो हजरत अली का कॉल भी, लेकिन प्रैक्टिसेस होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके से जैसे कि कई दफा होता है कि दिस इज आई यूज टू से कि किसी दुकान पे जाओ उसे को कि हमें ये चीज है, वो कहता है कि हमारे पास नहीं है, आप फिर आना। तो हमेशा उन्हें ये बात कहती हूँ कि आपको पता है कि आपने ये जो नहीं था आपके लिए कितनी बड़ा मुश्किल क्रिएट कर देगी, क्योंकि मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगी इधर। तो इन चीजों को, ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस होती है। आपको क्या लगता है कि जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है जो कि फ्रंट लाइन स्टाफ के ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, या ये होता है कि सीट पे बिठा दो खुद ही आएगा और सीखता रहेगा? प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह होनी चाहिए, अगर नहीं हो रही है तो किस तरीके से होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, या इस तरफ आना चाहिए? क्योंकि ये भी आई थिंक एक्सपीरियंस जो है वो आपके स्टाफ ही क्रिएट कर रहा होगा, तो ये कितना ज्यादा जरूरी है कि आपके स्टाफ को आप कैसे खुश रखें? ये आपने बहुत ज़बरदस्त बात किया है। देखें, यहाँ पर बाकायदा ट्रेनिंग्स होती हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन ईयरली बेसिस के ऊपर कंपलसरी ट्रेनिंग होती है कि एम्प्लॉय ने वो ट्रेनिंग करनी ही करनी है, वो उस ट्रेनिंग से बच नहीं सकता, क्योंकि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप देखें, ये ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अब मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गया हूँ, मेरे पास ऑलरेडी स्किल्स है कि मैं कंप्यूटर चला सकता हूँ, ठीक है, मैं कंप्यूटर चला सकता हूँ, मैं 10 साल उस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया और मैं वही स्किल लेके बाहर निकल रहा हूँ, तो ये ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल के ऊपर भी क्वेश्चन है कि आपका एम्प्लॉय 10 साल आपके पास रहा, वो आपसे कुछ सीख के नहीं निकला। तो इसके लिए सारी ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी इस चीज पे एम्फसाइज करती हैं कि हर हर जो एम्प्लॉय है उसको उसकी जॉब नेचर के लिहाज से ट्रेनिंग्स ऑफर की जाए। फ्रंट एंड पे है, उसको कस्टमर सर्विसेज की ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। अगर कोई आईटी का बंदा है तो उसको आईटी के अंदर जो नई डेवलपमेंट्स हैं, जो नई चीजें हैं, उसको उसकी स्किल्स इनहांस करने के लिए ट्रेनिंग्स ऑफर की जाती हैं। ऐसे ही अगर कोई बंदा अकाउंट्स के अंदर है तो उसको डिफरेंट जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग के जो भी होते हैं कोर्सेज वगैरह वो ऑफर किए जाते हैं। न्यू अकाउंटिंग के जो सॉफ्टवेयर आते हैं उनकी ट्रेनिंग ऑफर्स की जाती हैं उनको। और ये सब चीजें हर जो अच्छी कंपनी है वो हर कंपनी ये प्रैक्टिस करती है। इवन कि अगर आपके पास कोई लेबरर है जो आम नॉर्मल कोई एक नॉर्मल मशीन के ऊपर काम करने वाला है, उसको भी ट्रेनिंग ऑफर की जाती है कि वो इस मशीन को कैसे ज्यादा अच्छे तरीके से यूज कर सकता है। ओके, अच्छा, जैसे कि हम बात करें यहाँ पे थोड़ा सा मिसकंसेप्शन समझा जाता है कि सिर्फ जो सीआरएम है या आफ्टर सेल सर्विसेज जो है ना वो प्रोडक्ट बिजनेस के लिए होती हैं। तो आपको पता है कि दो तरह की, एक गुड की मार्केट होती है, एक सर्विसेज की मार्केट होती है। तो आप इसके कंपैरिजन में हमें बताएं कि अगर सर्विसेज बिजनेस है जैसे कि रेस्टोरेंट्स हो गए, ब्यूटी पार्लर्स हो गए, उसके अलावा जिम्स हो गए, बहुत सी सर्विस सेक्टर है, बैंक्स हो गए, तो उसमें सीआरएम किस तरीके से चलता है? और प्रोडक्ट बिजनेस हो गया जैसे कुछ भी हो गया, मोबाइल फोन, लैपटॉप, बैग, एनीथिंग, अपैरल हो गए, तो उसमें किस तरीके से सीआरएम? तो ये थोड़ा सा हमें कंपैरिजन बताएं विद द ये आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के हवाले से, सर्विस बिजनेस हो या प्रोडक्ट बिजनेस, उसके हवाले से प्लीज। सीआरएम सर्विस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट इन माय ओपिनियन, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर तो देखिए ना, कस्टमर एक चीज फिजिकली यूज कर रहा है। मैंने मोबाइल फोन लिया है, अगर वो मोबाइल फोन ठीक है, अगर खुद तो ठीक है तो मैं उससे हैप्पी हो गया और ऑटोमेटिकली मेरी लॉयल्टी कंपनी के साथ जो है वो इंक्रीज होगी।
लेकिन सर्विसेज सेक्टर के अंदर ये ज्यादा आप कह लें कि एक नाजुक चीज है या ज्यादा जरूरी है कि सर्विसेज सेक्टर पे ज्यादा फोकस किया जाए। जैसे अब आपने जिम का बोला है, तो जिम्स या टेलीकॉम्स हैं, मेनली यही कंपनीज जो हैं, अगर आप देख लें हेल्थ केयर होगी जिसमें जिम्स आ जाते हैं या टेलीकॉम होगी, यही कंपनीज ऐसी हैं जो सीआरएम के लिए ह्यूज बजट जो है वो एलोकेट करती हैं। बिकॉज मैं भी एक टेलीकॉम से ही एसोसिएटेड हूँ, मुझे पता है कि कंपनीज यहाँ पे कैसे काम कर रही हैं। और हेल्थ केयर के अंदर भी बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर फोकस किया जाता है, स्पेशली जब डिफरेंट टाइम्स पे देखें, डिफरेंट कस्टमर्स के लिए कस्टमाइज्ड ऑफर दी जाती हैं। मतलब मैं अगर किसी जिम का मेंबर हूँ, जिस जिम का मैं यहाँ पे मेंबर हूँ फॉर एग्जांपल, जब मेरी सब्सक्रिप्शन खत्म होने वाली होती है, वो जो ऑफर मुझे देते हैं वो रेगुलर कस्टमर को नहीं देते, जो एक नया आने वाला कस्टमर होता है। मतलब अगर वो मुझे कहेंगे कि आपको हम 50% ऑफ देते हैं अगर आप अपनी सब्सक्रिप्शन रिन्यू करेंगे, जो न्यू कस्टमर होगा वो उसको 50% ऑफ कभी भी नहीं देते हैं, उसे वो फुल फीस चार्ज करते हैं। ये सिर्फ हेल्थ एंड सर्विसेज में नहीं, हेल्थ सेक्टर में नहीं है, ऑल अदर सर्विसेज सेक्टर में भी दे आर फोकसिंग मोर एंड दे आर स्पेंडिंग मोर इनटू द सीआरएम in terms of the CRM activities. Yani they are doing different kind of the activities for their customer, like offering them discounts, giveaways, trainings, events, etc. Many things they are doing, many things. So जो ये concept है कि ये सिर्फ goods and services goods के लिए है, ये totally जो concept है वो गलत है। Services वाले as per my experience they are spending more on the CRM. Okay, that's pretty cool. अच्छा, हमें एक क्वेश्चन आया आतिफ मसूद साहब का कि एनी आइडिया अबाउट द सेल्स फोर्स सीआरएम, और सेल्स फोर्स का स्कोप क्या है पाकिस्तान के अंदर? सेल्स फोर्स कोई क्या ये सीआरएम है और इसका स्कोप क्या है पाकिस्तान में, ये सवाल है। जो सेल्स फोर्स है ये एक सॉफ्टवेयर है। देखिए ये एज इटसेल्फ जो है सीआरएम नहीं है, लेकिन ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कस्टमर, अगर आपने सीआरएम की कुछ एक्टिविटीज करनी है तो उसके लिए आपके पास कस्टमर का डाटा होना चाहिए। कैन यू हियर मी? ओके, या आई कैन हियर यू। तो सेल्स फोर्स जो है वो एक्चुअली एक यानी कि आपका एक सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप कस्टमर की ऑल इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक कंपनी में हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप लगा लें कि मैं B2B बिजनेस के अंदर हूँ, मेरे 1000 कस्टमर, ठीक है। अगर मेरे पास सेल्स फोर्स सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरे 1000 कस्टमर हैं, इन्होंने लास्ट 1 ईयर में मुझसे क्या खरीदा है, ठीक है, कौन सी प्रोडक्ट इन्होंने ज्यादा खरीदी है, कस्टमर किस सेगमेंट से था, और कितना इसने रेवेन्यू मेरे साथ, कितना रेवेन्यू इसने मेरे साथ स्पेंड किया है, या कस्टमर कितने अरसे से मेरे साथ है। क्योंकि अगर किसी कस्टमर की आप लाइफ टाइम वैल्यू आप जब डेवलप कर रहे होते हैं, जिसको हम CLTV या CVM कहते हैं, तो आपको ये सारा डाटा रिक्वायर्ड होता है। अब अगर आप इसको जो ट्रेडिशनल वे है उससे अगर आप हाथों से अपने रजिस्टर्स पे लिख रहे होंगे तो आप उसके कभी भी कोई डाटा एनालिसिस या कुछ रन नहीं कर सकते आप कोई। तो इसके लिए जरूरी है कि आपके पास बाकायदा सॉफ्टवेयर हो। अगर किसी कंपनी के पास सॉफ्टवेयर होंगे तो एक क्लिक के ऊपर ये सारी इंफॉर्मेशन उनको मिल सकती है। उसके बाद फॉर एग्जांपल कंपनी ने ये कैटेगराइज करना है कि मैंने लॉयल्टी के लिए फॉर एग्जांपल बजट रख दिया 10 लाख रुपए फॉर एग्जांपल। अब 10 लाख रुपए, अब एक कस्टमर है जो आपसे परचेजिंग करता है पर ईयर की 50 लाख की फॉर एग्जांपल, और एक कस्टमर आपसे परचेजिंग करता है 1 ईयर की 1 लाख रुपए। आप 10 लाख रुपए उन इक्वल तौर पे उन सब कस्टमर्स को नहीं दे सकते। You should have to make some customer classifications or customer segmentation. The customer who is spending with you more, you have to give him more. So for this perspective, Salesforce is the key thing which can help you to develop a good CRM. I agree. अच्छा, जैसे आपने बात की कि पाकिस्तान के अंदर जो है CRM के रिसोर्सेज जो है वो बहुत कम है, तो ये आप मुझे बताएंगे क्या 2 तरह के आपने इसमें बताई चीजें हैं, स्किल्स हैं। एक तो आपके आ जाते हैं, आपने कहा एक टेक्निकल पार्ट है और एक स्ट्रेटेजी पार्ट है। तो कहाँ से हम ये CRM के बारे में पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह यूथ बहुत ज्यादा, यूनिवर्सिटी के अंदर उस तरीके से ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर या थोड़ा सा CRM को टच कराया जाता है, पर इतना ज्यादा डीप डाउन अभी CRM के ऊपर पढ़ाया नहीं जा रहा। लेकिन अगर कोई पढ़ना चाहता है और अगर आप कह रहे हैं कि इसके अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल है, तो कहाँ से इन चीजों के बारे में पढ़ा जा सकता है, एक्सपीरियंस लिया जा सकता है, और क्या फ्रीलांसिंग के तौर पर भी इसको एज अ करियर ऑपरेट किया जा सकता है या नहीं? प्लीज। देखिए, आपने ठीक कहा, आपने बिल्कुल। पाकिस्तान में वाकई अभी तक मैं देखता हूँ कि कुछ ऐसा कोई सच है इसके बारे में ना पढ़ाया जा रहा यूनिवर्सिटीज में, प्लेटफॉर्म नहीं है।
तो होना ये चाहिए कि जो इंडस्ट्री के वहाँ पे लीडर्स हैं, वो जो जिस स्किल्स के अंदर वो मास्टर हैं, उनको कोई ट्रेनिंग वगैरह लॉन्च करनी चाहिए, जो एक पॉसिबल नहीं है। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ से यूनिफाइड ये ट्रेनिंग्स बनाई जाएं यूथ के लिए, और उनको उनके इंटरेस्ट के मुताबिक। जो मैंने आपके साथ फील्ड आपको बताई हैं, इन फील्ड्स के ऊपर एक सेपरेट बुक्स आप लिख सकते हैं। यानी कि ऐसी ऐसी फील्ड्स हैं कि अगर आप इन एक को अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत वास्ट फील्ड है। तो अगर कोई इसमें अपना कैरियर बनाना चाहता है, वो किसी एक फील्ड को भी पकड़ लेगा तो वो उसके लिए मोर एंड इनफ है। सो करंटली जो हम फौरी तौर पे कर सकते हैं, तो सबसे बेटर तरीका यही है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो कोई ट्रेनिंग कोर्सेज इसके जो है डिजाइन करें, उनको आप ऑनलाइन ट्रेनिंग दें। जैसे आपने कहा कैरियर की बात है, तो कोविड के बाद इवन आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे आर प्रेफरिंग द वर्क फ्रॉम होम, दे आर हायरिंग द गाइस ऑल अराउंड द वर्ल्ड। द मार्केट एंड इंडस्ट्री इज टोटली चेंज। Now your physical appearance or physical presence is not important. They are only looking for the skills. Now, like we are talking, you are 4,000 kilometers away from me, but we are doing something which all world is listening. So the companies, they are practicing the same thing. Now they are taking the, even in my company, most of the guys, they are working from UK, from Dubai, from here, from Pakistan, from India. This doesn't matter. Skills matter. If you have the proper skills, companies will hire you in a second. सो प्रॉपर ट्रेनिंग फिलहाल जो हम कर सकते हैं या जो हो सकता है, प्रॉपर ट्रेनिंग्स लॉन्च करनी चाहिए इसके लिए। और आप देखना चाहिए कि जो यूथ है उसको अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए सबसे पहले। ये ना हो कि जबरदस्ती घुसने की कोशिश करें, अपना इंटरेस्ट देखें। अगर किसी का टेक्निकल इंटरेस्ट है तो वो सीआरएम टेक्निकल की तरफ जाए, अगर किसी का स्ट्रेटेजिकल है तो वो सीआरएम स्ट्रेटेजिकल की तरफ आए। अच्छा, हमने यहाँ पे थोड़ा, अगर हम क्या कहते हैं, वैसे भी बात करें, सीआरएम की बात करें, तो हमारे यहाँ पे मतलब मैं आपको एक सीआरएम की एक्टिविटी बताती हूँ कि इधर सीआरएम होता क्या है कि जब आप पॉइंट ऑफ सेल्स के ऊपर गए और आपने चीज खरीदी है, ठीक है, तो वो बस आपको पूछ लेते हैं कि जी डायरी में अपना नाम और कि जब कोई सेल लगेगी तो आपको उसके मैसेज आ जाएंगे। तो दिस इज कंसिडर टू बी अ सीआरएम एक्टिविटी हेयर ओवर हेयर। बट जैसे कि आपने बताया कि इसमें रिटेंशन है, इसमें लॉयल्टी प्रोग्राम्स है, इसमें सब कुछ है, तो क्या सिर्फ डिस्काउंट ही सीआरएम के एक्टिविटीज के अंदर आता है या और बहुत सी चीजें भी आती हैं? वो किस तरह की? जैसे आपने अपने जिम की बात की कि आपको वो ऑफर्स मिलेंगी जो कि न्यू कस्टमर्स को नहीं मिलती, तो हमारे यहाँ पे सिर्फ जो भी कस्टमर वॉक इन कस्टमर जाते हैं वो चीज नंबर लेके सिर्फ डिस्काउंट, वो तो ये तो सबको मिल गया, तो क्या प्रिविलेज है या किस तरीके से जो है आप प्रिविलेज क्रिएट कर सकते हो थ्रू सीआरएम एक्टिविटीज? इसके बारे में बताएं। आपने जैसे कहा कि आप वॉक इन हुई एक शॉप के अंदर या एक स्टोर के अंदर परचेजिंग के लिए। जब आपने वॉक इन किया तो ये कस्टमर जर्नी है। एक्चुअली ये कस्टमर जर्नी है विच शुड बी डिफाइंड। कंपनीज दे आर नॉट डिफाइनिंग, दे आर सेइंग ओके कस्टमर आ रहा है, आके हमें मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं होता। अगर कस्टमर जर्नी आपका फेल हो जाए तो कंपनियां हमने बंद होती देखी हैं। तो ये जब आप एंटर हुई, आपने पीओएस से, जब आपने एंटर हुई, ये कस्टमर जर्नी हो गया। आप उसके बाद जब आपने पीओएस से परचेज की, आईटी पार्ट आ गया उसके अंदर, आईटी और टेक्निकल पार्ट आ गया। और यही सेम टाइम ये बिजनेस प्रोसेस भी है कि कस्टमर कैसे एंटर होगा, पहले कहाँ पर जाएगा, कौन उसको रिसीव करेगा। अब आप देखें, आप एक शॉप के अंदर एंटर होती हैं तो यूजुअली शाम को बिहेवियर क्या होता है कि सब जो एम्प्लॉयज होते हैं वो थके हुए होते हैं और वो कोई कस्टमर के नजदीक जाने के लिए तैयार नहीं होता। सो दिस इज द बैड एग्जांपल ऑफ द कस्टमर एक्सपीरियंस। मैं तो कभी दोबारा उस शॉप में नहीं दोबारा जाऊंगा। तो इसके अंदर देखें, आप वॉक इन हुए और आप वॉक आउट हुए, तो ये सीआरएम टोटल जितने भी सीआरएम के हेड हैं वो सब यहाँ पर कवर हो रहे हैं, जिसपे बहुत कम कंपनियां दे रही हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि बाकायदा अपने इम्प्लॉयज को जो है ट्रेनिंग दी जाए, डेवलपमेंट की जाए, उनको इस चीज की इंपॉर्टेंस समझाई जाए, उन पे से जो वर्कलोड है और जो वर्कलोड है उसको जो है प्रॉपर किया जाए। अगर आप एक्स्ट्रा वर्क देखें, एक इंसान की कैपेसिटी है कि वो 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता। अगर आप उससे 12 घंटे 15 घंटे काम करवाएंगे तो डेफिनेटली या तो आप उसको कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव देंगे ताकि वो मोटिवेटेड रहे। लेकिन ये चीजें हैं जो सीआरएम के अंडर आती हैं और इन सब चीजों को कैटर करने की कंपनीज को जरूरत है। इफ दे वांट टू ग्रो देयर बिजनेस, इफ दे वांट टू ग्रो देयर गुडविल, everything is not for just for the profits. Yeah, I agree. I totally agree with you on this point. अच्छा, this is my last question, फिर हम इस अपनी इख्तिताम की तरफ चलेंगे। देखिए, अगर हम बात करें कि आज की यूथ के वाले से, आपने कहा कि इसके अंदर पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग होने चाहिए, लेकिन अभी नॉनदलेस हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म उस तरीके से अवेलेबल नहीं। आई एम श्योर के होंगे पर कुछ गिनती हैं।
तो लेकिन अगर जैसे हमारी मिडिल क्लास बहुत ज्यादा है, तो ऑनलाइन कोई सोर्सेज अवेलेबल है जहां से आप सीआरएम के बारे में पढ़ सकते हो, या ऐसे कुछ ऑप्शंस हो कि वो कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग एक कनेक्ट हो ऐसे मतलब एक्सपर्ट से जो कि सीआरएम के एक्सपर्ट्स हैं, और सोशल मीडिया कितना ज्यादा रोल अदा कर सकता है अगर कोई अपने सीआरएम के अंदर लर्निंग करना चाह रहा हो, तो प्लीज इसके बारे में बताएं। देखिए डाटा तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, लेकिन अगर आप प्रॉपर कोर्सेज की बात करें तो जैसे मैंने अब कोविड के दौरान मैंने कुछ कोर्सेज किए, तो मैंने हार्वर्ड के प्रोफेसर के साथ, तो डेफिनेटली जो मुझे प्रॉपर लगे कि ये प्रॉपर कोर्सेज हैं। कुछ होता है यूट्यूब पे, लेकिन यूट्यूब पे भी है, गूगल पर भी है, लेकिन आप वो चीज़ें नहीं गेन कर सकते जो असल चीज़ें होती हैं। बहुत ज़्यादा डाटा जो होता है डिस्ट्रैक्टेड भी होता है, तो कुछ तो मैंने भी कोर्स किया, लेकिन वो कंपैरेटिवली बहुत, यानी आप कह सकते हैं कि एक्सपेंसिव था, एवरी पर्सन कैन नॉट अचीव। सो दिस इज द मार्केट गैप एज वेल, the purpose to define this thing, this is market gap as well. So अगर आप जैसे एक वेबसाइट है udemy.com है, वो अच्छे कोर्सेज ऑफर करते हैं, लेकिन प्रॉपरली अभी भी सीआरएम पर वो ऑफर नहीं कर रहे हैं। तो ये एक मार्केट गैप है, अगर कोई इसको कैटर करना चाहे तो ये बड़ी इंडस्ट्री है। अगर आप ऑनलाइन कोर्स बनाकर और इसको वेबसाइट पे अपलोड करें, अपनी वेबसाइट पे अपलोड करें, या आपके ट्रेनर्स या आपके जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो ऑनलाइन क्लासेस दें इसकी, तो इट वुड बी अ गुड इंडस्ट्री एंड good opportunity as well. Yeah, I totally agree. इसी के साथ थैंक यू सो मच उस्मान फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, जिस तरीके से आपने जो है इस टॉपिक के ऊपर रोशनी डाली, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत कम बात की जा रही है। जैसे कि हम डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा बात करते हैं, ई कॉमर्स के ऊपर बहुत ज्यादा, लेकिन हम सीआरएम के ऊपर इतनी ज्यादा बात नहीं करते। हालांकि अगर आपका ई कॉमर्स बिजनेस है, आप मुझे ज्यादा बेहतर से बता दें कि ई कॉमर्स के अंदर सीआरएम किस कदर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये उसको लिंक करता है। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा हमें बता दें कि ई कॉमर्स और सीआरएम का कितना ये इम्पोर्टेंट है, और लोग मिस कर रहे हैं सीआरएम के पार्ट को इस वक्त। देखिए ई कॉमर्स भी ऐसे ही है, जैसे मैंने आपको बताया, अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस भी है पाकिस्तान में ई कॉमर्स कैसा है। मतलब हमारी एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, सबको पता है कि वो बहुत मशहूर है, जो पाकिस्तान में टॉप पे इस वक्त जा रही हैं। अब यहाँ पे यूजुअली क्या होता है कि मसलन मैंने ऑनलाइन कुछ परचेज की है, तो अगर मुझे प्रोडक्ट में फॉल्ट कुछ मिलेगा तो मैंने जस्ट कॉल करनी है, और कंपनी का नुमाइंदा मेरे से घर आके विद इन 24 आवर्स वो प्रोडक्ट जो सी है रिसीव कर ले जाएगा। वो मेरे से ये नहीं पूछेगा कि यार आपको क्या मसला है, आप क्यों ये प्रोडक्ट वापस करना चाह रहे हो। मैं कहूँगा भाई मुझे पसंद नहीं आई, मैं वापस करना चाह रहा हूँ। वो विदाउट एनी चार्जेस, विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट 24 आवर्स मेरे से वो प्रोडक्ट वापस ले जाएगा, और विद इन 48 आवर्स द मनी विल बी क्रेडिटेड बैक टू माई अकाउंट विदाउट एनी डिडक्शन और विदाउट एनी डिलीवरी चार्जेस एक्सेट्रा। अब ई कॉमर्स में सबसे बड़ा ये क्या है कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि वॉट एवर यू आर प्रॉमिसिंग यू आर नॉट डिलीवरिंग इट। पुअर प्रोडक्ट क्वालिटी है, हालांकि पाकिस्तान में जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो पूरी दुनिया में जा रही हैं। अगर हम लोग ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू उसको प्रॉपरली जो है डिलीवर नहीं कर पा रहे या मैनेज नहीं कर पा रहे, इट्स मीन दिस इज आवर फेलियर। सो दिस इज ऑल्सो दी पार्ट, और डेफिनेटली आपको एक प्रॉपर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए। योर एम्प्लॉयज शुड बी प्रॉपरली ट्रेंड, कि बाकायदा एक आफ्टर सेल सर्विसेज का डिपार्टमेंट होना चाहिए, कस्टमर सर्विसेज होनी चाहिए। अगर आप अर्न कर रहे हैं, ये नहीं है कि अर्निंग नहीं कर रहे, अच्छी अर्निंग्स भी कर रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट स्पेंडिंग, दे आर नॉट रेडी टू स्पेंड ऑन दी कस्टमर एक्विजिशन और कस्टमर लॉयल्टी, एंड दे आर नॉट, बिकॉज कंसेप्ट नहीं ना, अभी तक हम वही पुरानी ओल्ड सोच में फंसे हुए हैं, बेच दिया बस ठीक है, उसके बाद हम जिम्मेदार नहीं है। हमें जब तक ये अप्रोच अपनी चेंज नहीं करेंगे, हम अपनी बिजनेस वाली अप्रोच नहीं लेकर आएंगे। आप देखेंगे पूरी दुनिया में जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल है या दूसरी कंपनीज हैं या कोक है, क्या है, ये बिजनेस एथिक्स के ऊपर कि अच्छा बिजनेस एथिक्स है, कस्टमर की बात सुनते हैं, अगर कोई चीज अगर इनके एंड से कोई फॉल्ट होता है तो उसको एक्सेप्ट करते हैं। और यही चीजें हैं जिनकी वजह से अभी तक हम, और जो प्रॉमिस करते हैं वो डिलीवर करते हैं, और यही चीजें हैं जिनकी वजह से ये बिजनेसेस में कामयाब हैं। पूरी दुनिया में इनके बिजनेस हैं, और बिजनेस हमेशा वही दुनिया में फैलता है। सबसे पहली बात, वॉट एवर यू आर प्रॉमिसिंग यू आर डिलीवरिंग, उसके बाद यू आर लिसनिंग टू योर कस्टमर, ओके, एंड प्रॉपर आप उसकी केयर कर रहे हैं, उसको लिसन कर रहे हैं, और बिजनेस एथिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि आप बिजनेस एथिक्स के अंदर ना सिर्फ आपके कस्टमर आ जाते हैं बल्कि आपके एम्प्लॉयज भी आ जाते हैं, कि आप अपने एम्प्लॉयज को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, आप उनको क्या पे कर रहे हैं, आप उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे क्या खर्च कर रहे हैं, आप अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, आप इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के लिए क्या कर रहे हैं, आपका सोशल, आपका क्या। सीआरएम का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट सोशल डेवलपमेंट भी है। हम लोग यहाँ पे यानी कि कंपनीज ऐसी
सोशल एक्टिविटीज भी सीआरएम के अंडर करती हैं, जिससे जैसे कि ग्रीन प्लांटिंग करते हैं जो सोशल हो, जो विदाउट एनी, जिसको कहें कि विदाउट एनी एक्सपेक्ट एनी रिटर्न फ्रॉम द कस्टमर, वो ऐसी ऐसी एक्टिविटीज भी करते हैं। अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब फैक्टर्स का वो ख्याल रखते हैं, और तभी वो यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं और गुड प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हैं। अच्छा, हमारे पास एक सवाल आ गया उस्मान। मोहम्मद अबू बकर साहब ने हमसे सवाल पूछा कि हाउ वी कैन डिक्रीज आवर सीआरएम कॉस्ट एज इट गिव अस अ गुड रिजल्ट, कि किस तरीके से आप लो बजट में रह के अच्छे रिजल्ट सीआरएम में ले सकते हैं। आई थिंक द टेक्नोलॉजी पार्ट, उसके बारे में आप बताएं प्लीज। जी, उसका मैंने पहले बताया था कि व्हेन यू डिजाइन अ वेरी गुड कस्टमर एक्सपीरियंस, वेरी सॉलिड फ्लॉलेस कस्टमर एक्सपीरियंस, और इसके लिए डेफिनेटली आपका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कि बहुत अच्छा होना चाहिए। आईटी और टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए। जब आप एक अच्छा और परफेक्ट कस्टमर एक्सपीरियंस डिजाइन कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी सीआरएम एवरीथिंग के ऊपर कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होती चली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, आई होप कि अबू बकर आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। अगर इसी के साथ थैंक यू सो मच उस्मान फॉर द वंडरफुल टाइम। पीएनवाई ग्रुप ऑफ कंपनी से हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप आए और आपने हमें अपना वक्त दिया। जाते जाते प्लीज अगर आप कुछ अल्फाज में कोई अच्छी बात, कोई मैसेज हमारी ऑडियंस को, हमारी यूथ को देना चाहें तो प्लीज आप। जी जरूर। यूथ के लिए मेरा मैसेज यही है कि देखें, सक्सेस इज नॉट ओनली अबाउट द मनी। आजकल अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में एक चीज आ गई है कि आप जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर देख लें या जो भी लोग हैं, या अनफॉर्चुनेटली हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर भी वो यही पढ़ाया जा रहा है कि जो सक्सेस है वो असल में पैसा है। यानी कि जब आपके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा तो आप कामयाब आदमी हैं। हालांकि सक्सेस पैसे के अंदर नहीं है, सक्सेस आपके करेक्टर के अंदर है। आप काम क्या कर रहे हैं, आपकी ऑनेस्टी के अंदर है, आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन से लॉयल्टी के अंदर है, आपकी अपने प्रोफेशन से लॉयल्टी के अंदर है, और सबसे बड़ी बात आपकी खुद से लॉयल्टी के अंदर आपकी सक्सेस है। तो आप अगर किसी को देख रही हैं कि उसके पास कि वो बहुत कामयाब आदमी है, तो आप ये ना समझें कि वो ओवरनाइट कामयाब हो गया, उसने उसके लिए स्ट्रगल की है। तो आपका टाइम भी आएगा। डोंट डिप्रेस योर सेल्फ, बट आपके लिए है कि मेहनत करें, अपने इर्द गिर्द वालों को भी अपने साथ ऊपर उठाएं। अगर if you will try to raise the other people with you, Allah will increase your ranks as well. So usually लोगों की ये सोच होती है कि हम दूसरों को हटाएंगे तो हम आगे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप दूसरों को उठाएंगे तो अल्लाह ताला आपके जो उनसे है रैंक्स जो है इंक्रीज करेगा, और इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों ही कामयाबियां लेंगे। बेशक बेशक, बहुत बहुत खूबसूरत आपने बात की। थैंक यू सो मच उस्मान। इसी के साथ मुझे हुस्ना खान को इजाज़त दीजिएगा, फिर हाजिर होंगे पीएनवाई ग्रुप के प्लेटफॉर्म से एक नए गेस्ट और एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।